नमस्कार। हम वर्ण विचार का जो आखिरी टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करें। यूँ कह सकते हैं कि ये वर्ण विचार का सारांश रहेगा। जितने दिन हमने वर्ण विचार पिछले 2-3 अध्यायों में पढ़ा है उसका एक रिवीजन रहेगा। उसको हम एक दृष्टि से देखेंगे, एक नज़र से देखेंगे और किस तरह से हमने पढ़ा और इनका हिंदी व्याकरण में हम किस तरह से उपयोग करेंगे। आगे की कक्षाओं में तैयारी करने के लिए हम इनको एक दृष्टि से कैसे रखेंगे अपने पास, एक नोट्स के रूप में इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। देखो, वर्णों का वर्गीकरण एक नज़र में। तो पिछले कक्षाओं में या पिछली कालांशों में जितना भी हमने अध्ययन किया है उसको इस सारणी के माध्यम से लिखा है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सघोष और अघोष। घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के। फिर हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में उच्चारण स्थान, तो हमने यहाँ लिख दिया उच्चारण स्थान। तो देखें, सघोष जो वर्ण होते हैं ग, घ, ड़, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये क्रम से तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ तक आ गया। फिर अघोष में पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा यहाँ तक। फिर अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, ये स्पर्श व्यंजन यहाँ तक। फिर महाप्राण में दूसरा और चौथा, ये आखिरी स्पर्श व्यंजनों तक। फिर इसी क्रम में हमने आगे लिखा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। फिर हमने जो स्वर थे उनको भी इसी में सम्मिलित किया। जो कंठ उच्चारण स्थान हमने यहाँ पे ये कंठ वाला लिखा है, तो इसके दोनों तरफ ध्यान रखें। इसके इस तरफ हमने लिखा तीसरा, चौथा, पांचवा, क और ख, तो ये तो सघोष थे, ये अल्पप्राण। लेकिन जब यहाँ गिनती करेंगे हम तो 5 ही गिनेंगे, क्योंकि इन 5 ही वर्णों को अल्पप्राण और महाप्राण या घोष और अघोष में हमने बांटा है। तो 5 वर्ण ये कंठ से उच्चारण होता है इनका। फिर स्वरों की बात करें तो अ या आ का उच्चारण स्थान कंठे होता है और फिर है का उच्चारण स्थान कंठे होता है। तो 5, 6, 7, 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 8। कंठ से उच्चारण होने वाले कितने वर्ण हैं? 8 है। फिर दूसरा वर्ण पढ़ते हैं हम तालु। तालु में च वर्ग की पूरी लाइन, ई और ई, ये और स, 5, 6, 7, 8 और 9, तो हमने यहाँ पे लिखा है 9। ये बीच में लिखे 2, इसका मतलब ये कंठ और तालु, इन दोनों कंठ तालव्य जो होते हैं वो ए और ऐ होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया 2। फिर ट वाली लाइन पूरी मूर्धन्य से हो गई। स्वरों में री मूर्धन्य होता है, फिर अंतस्थ व्यंजनों में र और फिर आपके उसमें व्यंजनों में स, तो 5, 6, 7 और 8। इसी तरह से दंत वाली लाइन में 5, कोई भी स्वर दंत्य नहीं होता, ल और स, 5 और 2, 7। ओष्ठ में 5, उ या उ और व, 5, 6, 7 और 1, 8। और एक लास्ट में जो वर्गीकरण किया हमने कंठोष्ठ, वहां हमने कंठ तालु भी किया था, लेकिन कंठ और तालु को हमने यहाँ लिख लिया। तो कंठोष्ठ और औ ये हो गए 2, तो 8, 2, 10, 9, 19, 8, 27, 7, 34, 8, 42 और 2, 44। हमने कुल मिला के 44 वर्णों का वर्गीकरण ये उच्चारण स्थान के आधार पर। एक क्वेश्चन भी ऐसा बनता है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है। नया क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या 8, तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या तो 9, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या तो 8। तो एक ध्यान रखें, मूर्धा, कई जगह हम देखते हैं कि कई व्यक्ति लोग नाम मूर्धा को ऐसे लिखते हैं, या हम ये कहते हैं कोई लोग मूर्धन्य नाम को लिखने के लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं मूर्धन्य। तो ध्यान रखें, इस शब्द से बचें। मूर्धा में द और ध नहीं होते, पूरा ध ही लिखा जाता है मूर्धा में, आधा ध और ध नहीं लिखा जाता। जैसे हम एक नाम लिखते हैं, यहाँ दिखता हूं मैं, जैसे नाम लिख दिया गया आपके सामने, एक तो बुधवार और एक नाम लिख दिया गया आपके सामने बुधवार। अब आपको शुद्ध शुद्धि में पूछ लिया गया कि कौन सा नाम सही है। बुधवार, जहाँ द और ध को आधा करके लिखा गया, एक में सिर्फ ध ही लिखा गया, तो आप किसको सही मानेंगे? ये बुधवार सही है, यही बुधवार सही है। तो ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में यही बुधवार सही होगा, जो द और ध वाला नहीं होगा, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध, बुद्धि से संबंधित वार है, महात्मा बुद्ध वाला है। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई वार की शुरुआत नहीं हुई थी, जबकि ग्रहों से वारों की शुरुआत है, सोम, मंगल और बुध, जिस तरह से हम देखते हैं। तो ध्यान रखें, बुध में, बुधवार में भी जिस तरह से द और ध नहीं आते, उसी तरह से मूर्धन्य में भी द और ध नहीं आते, मूर्धा ही नाम लिखा जाता है। इसके बाद में दंत्य, इसकी संख्या 7 ओष्ठ की होगी। और अब हमने यहाँ एक बार मिटा देता हूँ जो हमने चर्चा की थी इन बिंदुओं पे। ये वर्णों की संख्या हमने उच्चारण स्थान के आधार पर संपूर्ण वर्ण ले लिए 44। अब वापस इस तरह से देखें, सघोष वर्ण हो गए यहाँ 15, यरलव 4 और है कितने हो गए 20, और स्वर कितने हो गए 11, ये हो गए 31। अघोष 2, 4, 6, 8 और 10, 3 से 13, 31 और 13, यहाँ भी संख्या कितनी लिखी हमने 44। ठीक इसी तरह से हमने 30 अल्प प्राण की, 14 महाप्राण की और कितनी लिख ली हमने
44। तो कुल मिला के ये हमारा जो वर्गीकरण हमने एक सारांश रूप में किया है, इसको आप एक साथ याद रख सकते हैं, रिवीजन की दृष्टि से एक नोट्स के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो यरलवशेष है, यरलवशेष है, इनका जो मैंने उच्चारण स्थान है वो आपको अन्य व्यंजनों में लिख के इधर किया है। इसका यहाँ लिखने का कारण है कि मैंने आपको अघोष और सहघोष की संख्या गिनाई है, तो आप ध्यान रखें। इसके बाद इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब वर्ण विशेष जो बिंदु रहेगा, वर्णों में जितने भी बिंदु थे उनमें कुछ चीजें हमने छोड़ दी का मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी बिंदु को बोलते हैं तो अपने मूल बिंदु से हट जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ सारांश के रूप में रखा है, इसको मैं अब यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना इसको, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम चर्चा करते हैं वर्ण विशेष के बारे में। तो देखें, बहुत ही गहराई से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अब जो बिंदु बचा है, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया, पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मात्रा किसे कहते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हमारे लिए ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कठिन नहीं होता, कठिन होते हैं उसके विकल्प। अब इस मात्रा शब्द के विकल्प क्या थे? मात्रा किसे कहते हैं? ध्वनि को, चिन्ह को, लिपि को या कालमान को। 4 विकल्प दिए गए और पूछा गया मात्रा किसे कहते हैं। जो ध्वनि आती है उसको मात्रा कहते हैं, या मात्रा एक चिन्ह होता है, या मात्रा कोई एक लिपि होती है, या फिर मात्रा कोई कालमान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? कालमान। कि उच्चारण में लगने वाला कालमान, उच्चारण करते समय लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो जरूर लिखें आप इसको, मात्रा की परिभाषा, कि उच्चारण में लगने वाला कालमान या समय का मान मात्रा कहलाता है। ध्यान रखें, यहाँ एक बिंदु मैं बता देता हूँ। मात्राएं हमने पढ़ी, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े। तो 11 जो स्वर थे इनकी मात्राएं होती है, उनमें से एक जो एक सा स्वर होता है जिसकी मात्रा नहीं होती। तो सीधा एक छोटा क्वेश्चन बनता है, स्वर रहित, सॉरी मात्रा रहित स्वर कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ए। इस ए की मात्रा नहीं होती। आप का लिखेंगे, का की मात्रा है, की लिखेंगे, की मात्रा है, के लिखेंगे, के की मात्रा है। यानी कै की मात्रा हमेशा लुप्त रहती है। मात्रा तो ए होती है लेकिन उसकी मात्रा प्रदर्शित नहीं होती। तो ए की, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो एक ये छोटा सा फैक्ट था। इसके बाद में दूसरा फैक्ट हमने छोड़ा था, वो ये पढ़ा था हमने, अंग और अह को अयोगवाह के रूप में पढ़ा था कि अंग और अह अयोगवाह होते हैं। तो इसको भी ध्यान से रखें, क्या होते हैं? अंग और अह, इनको बोला जाता है अयोगवाह। अयोगवाह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, योग और वाह। अ नकारात्मक उपसर्ग होता है, जैसे आप परिचित हैं। अयोग, जिसका योग नहीं है, कहाँ नहीं है? स्वरों में। फिर भी वहां स्वर उसको वहन करते हैं, स्वर अपने साथ साथ रखते हैं। अंग और अह का योग, अ यानी नहीं है, योग नहीं है, फिर भी स्वरों स्वर इनको वहन करते हैं। अंग और अह को स्वरों में नहीं गिना जाता है, फिर भी स्वर इनको अपने साथ साथ लेके चलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोग वाह। इसके बाद में अपना अगला बिंदु बनता है इसी से संबंधित कि एक 2 नाम आते हैं, एक तो फ और एक व। इनका एक विशिष्ट उच्चारण स्थान दिया गया है, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा नहीं, वो होता है दंतोष्ठ। ये एक नया उच्चारण स्थान ध्यान रखें, फ और व, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय दांत और होठ का प्रयोग किया जाता है, फ और व। तो फ और व ये दोनों ही क्या आपके? दंतोष्ठ। फिर आपके एक आता है, हमने चर्चा की थी कि स और है, इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी। एक मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ, आप सब परिचित रहते हैं। पंचमा अक्षर हमेशा नासिक के होते हैं, और विकल्प में जब आता है, उच्चारण स्थान की बात आती है, तो पहला विकल्प पंचमा अक्षर ही माना जाता है। अगर पूछ ले कि उच्चारण स्थान के आधार पर ड़, य, न, म, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? नासिके ही देंगे। तो ये आप मौखिक रूप से ध्यान रखें। तो स है, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा जिसकी हमने बात की थी, एक तो जो ड़ और एक ढ, उस दिन हमने सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया था
कि इनको कहा जाता है उत्सिप्त व्यंजन, इनको कहा जाता है ताड़नजात व्यंजन, और इनको कहा जाता है नवीनतम। नवीनतम नाम से तो आप समझ गए होंगे ये नए व्यंजन है, पहले इनका उच्चारण मानक वर्णों में नहीं था। तो उत्सिप्त का मतलब होता है फेंकना, कि इनका उच्चारण करते समय जीभ को एक फेंका जाता है, हड़े और ढह। हड़े हड़े करने से जीभ मानो इस शब्द को, इस वर्ण को फेंक रही हो। तो ढ और ढह क्या होते हैं, इनका उच्चारण स्थान उत्सिप्त नाम से जाना जाता है, इनको ताड़नजात नाम से जाना जाता है, और इनको नवीनतम भी कहा जाता है। इसके बाद में एक उच्चारण स्थान बचता है आपके 3 वर्णों का ध्यान रखें, न, स, ल और ज। इनका उच्चारण स्थान होता है आपके वर्ष। वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा। ऐसा एक भाषा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि न, स, ल, ज इन 4 वर्णों का जो उच्चारण होता है वो मसूड़ों से होता है। ठीक है। उसी तरह से फ और व का उच्चारण स्थान किससे होता है, दंत और ओष्ठ से मिलकर होता है, दंतोष्ठ इनको कहा जाता है। तो अब इसके बाद में देखें आप, हमने चर्चा की एक ल वर्ण की, हमने पीछे कक्षाओं में बताया नहीं, अब यहाँ विस्तार से समझें। एक ल, एक र और एक है। ल को बोला जाता है पार्श्विक। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पार्श्व प्लस इक, और ये बनता है आपके पार्श्विक। देखिए पार्श्व शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जिसका तद्भव होता है पास, पार्श्व और इक। ये तत्सम शब्द है पार्श्व, इसका बोला जाता है पास या बगल, पास या बगल। तो पार्श्व इक। तो ल का उच्चारण करते समय जीभ के दोनों बगल से, दोनों पार्श्व से, दोनों पास से हवा निकलती है। जैसे ल बोलते हैं तो जीभ के दोनों भागों से क्या निकलती है, हवा निकलती है। इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक। ल क्या माना जाता है, पार्श्विक। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ के दोनों भाग से हवा निकलती है, तो उत्तर क्या होगा आपका, पार्श्विक होगा। इसके बाद में र। र को किस नाम से जाना जाता है, र को कहा जाता है लुंठित। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। जब र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जीभ हमारे मुंह में लुढ़क रही है। र ऐसे उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय हमारे मुख जीभ में क्या होती है, लुढ़कती है, इसलिए र को क्या माना जाता है, लुंठित माना जाता है। फिर है के 3 नाम आते हैं आपके सामने। काकल्य, कंठ से इसका उच्चारण होता है। अलिजीवा, अलिजीवा का मतलब होता है जीभ के प्रथम भाग से, शुरुआत से, जहां से जीभ, मैंने बात चर्चा की थी ना कल, जीभ का अग्रभाग, तो जहां से हमारी जीभ की शुरुआत होती है, कंठों की शुरुआत होती है, वहां से है, तो अलिजीवा इसको कहा जाता है। और स्वर यंत्रीय भी इसको माना जाता है। तो ये है के 3 नाम है, है के 3 नाम है, काकल्य, अलिजीवा और स्वर यंत्रीय। तो ये छोटे छोटे अपने जो नामों पे हमने चर्चा की थी, ये कुछ बिंदु आपके वर्ण विचार के टॉपिक से रह गए थे, तो इसको हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया। एक बार आप इनका छोटा स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद में जो बचा हुआ छोटा सा बिंदु है उसको हम क्लियर करते हैं। तो ये हो गई आपके पास बचे हुए वर्णों की। अब कुछ समझने वाली बातें आप देखें कि हम एक शब्द का बार बार प्रयोग करते आते हैं, स्वर। स्वर जहां से हमने स्वरों का नाम आना शुरू किया है, हर बार संधि में भी हम इस शब्द की चर्चा करते रहेंगे, स्वर की। लेकिन छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा बारकड़ी, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया होगा कि स्वरों और बारकड़ी में अंतर क्या होता है। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण अहम बात बन जाती है। आपको पूछ लिया गया कि स्वर और बारकड़ी में अंतर क्या होता है, साधारण सी बात है। स्वरों की शुरुआत करते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। ये हो गई आपके स्वरों की संख्या 11। अंग और अयोगवार है, स्वरों में गिना नहीं जाता है लेकिन स्वरों के साथ वहन करते हैं। बारकड़ी में ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। नाम से पता है 12 खड़ी, तो बारकड़ी में 12 स्वर होते हैं, 12 अक्षर होते हैं। 12 जो वर्ण होते हैं बारकड़ी में, स्वरों में 11 होता है। तो ध्यान रखें, स्वरों में री को शामिल किया गया लेकिन अंग और ए को नहीं लिखा गया। नोट कर सकते हैं इस बिंदु को। स्वरों में री को शामिल किया जाता है लेकिन अंग और ए को नहीं गिना जाता है, जबकि बारकड़ी में अंग और ए को गिना जाता है और री को नहीं गिना जाता है। जैसे कह का की कू के कई को कंका, क्या कभी ऐसा पढ़ा कह का की कू क्री के कई को कंका? नहीं,
अगर पढ़ा है तो फिर गलत। यानी स्वरों में स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपके कुल मिला के 11। बारहगढ़ी की संख्या कितनी हुई 12। तो ये 11 और 12 का आंकड़ा कैसा है कि स्वरों में री को शामिल किया गया, अंग और ए को नहीं। बारहगढ़ी में री को निकाला गया और अंग और ए को। तो कुल मिला के ये आपका भेद था स्वर और बारहगढ़ी में अंतर। इसके बाद में अगला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए कि एक र। हिंदी में र के 4 रूप होते हैं। हिंदी में र के 4 रूप होते हैं। हिंदी की खासियत है एक वर्ण के अधिक रूप नहीं होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में सी को कै भी बोला जाता है, सी को सह भी बोला जाता है और सी को चह भी बोला जाता है। लेकिन हिंदी में एक र है, इस र के 4 रूप माने जाते हैं और होते भी हैं। तो कौन कौन से र के 4 रूप है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे के अध्यायों में जब हम संधि पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत अहम रहेगी। अपना जो वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो संधि की नींव रखेगा। ये इसी बिंदु को हम लेकर हर चीज पे हम गहनता से इसीलिए अध्ययन कर रहे हैं कि संधि को आसान करने के लिए हम यहाँ परेशानियां झेल रहे हैं। देखिए हिंदी में र के 4 रूप माने जाते हैं, जैसे एक तो ये री जो कै, एक र के नीचे जैसे ये एक र का रूप होता है ये और एक र का रूप होता है ये। जैसे मैं वर्ण लिख देता हूं क्री क्र क्र, या मैं यहाँ पे टैग कीजिए अशुद्ध है, टैग के नीचे ट्रक लिखते हैं तो र के हिंदी में 4 रूप है री र र और र। अब यहां समझें वास्तव में ये तो र नहीं है, ये तो ऋषि वाला री है। ये तो र नहीं है, ऋषि वाला री है। इस र में जो है आपके ये सिर्फ और सिर्फ री का सिंबल लगा है। ये जो री का यहाँ सिंबल लगाते हैं ये सिंबल यहाँ लगा देते हैं, इसलिए ये तो री है, र नहीं है। अब बाकी बचे र, यहाँ पर भी र है, यहाँ पर भी र है और यहाँ पर भी र है। अब सवाल ये है कि कौन सा र स्वर रहित है या कौन सा र स्वर सहित है, या हम यूं समझ सकते हैं कि कौन सा र आधा है और कौन सा र पूरा है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका क्लियर होगा। देखो ये र नीचे लिखा गया है, ये र भी नीचे लिखा गया है और ये र ऊपर लिखा गया है। तो मैं ये जो नीचे र लिखा गया है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे टैग के नीचे हमने र लिखा है ट्रे और हमने ये र लिखा है ऊपर। देखिए अब इनमें कौन सा र आधा है और कौन सा वर्ण पूरा है, इन दोनों में तुलना करना। इसमें र आधा है या क आधा, इसमें क आधा या र आधा, इसमें क आधा या र आधा। एक नहीं अनेकों समस्याओं का समाधान होगा यहाँ आज के इस बिंदु में। देखो कि हमेशा ध्यान रखें हिंदी में 2 तरह के वर्ण होते हैं, एक तो पाई वाले वर्ण होते हैं, एक बिना पाई के वर्ण होते हैं। तो जैसे मैंने एक ये पाई बोल दिया, ये इसको खड़ी पाई जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे वर्णों का निर्माण इस पाई से होता है। जैसे मैंने क लिखा इस पाई से बना, मैंने ख लिखा पाई से बना, मैंने ग लिखा पाई से बना, मैंने घ लिखा पाई से बना। लेकिन ड है ग जिसको बोलते हैं ये पाई से नहीं बना। फिर मैंने च, फिर मैंने छ ज झ या फिर प है ब भ या फिर ये में पाई, र में पाई नहीं है, फिर ल में पाई, व में पाई, स में और इसी स में, फिर है में नहीं है। तो आप ये संख्या गिन सकते हैं कि कितने वर्ण पाई वाले, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें पाई वाले वर्णों की संख्या कितनी है और बिना पाई वाले वर्णों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखें जिन वर्णों में पाई नहीं होती, जैसे ट वाली पूरी भी लाइन में पाई नहीं है, ट ठ ड और आपके ढ हड़ा में आते पाई आ जाती है। तो इन 4 वर्णों में कहीं पर भी पाई का प्रयोग नहीं किया गया। तो जिन जिन वर्णों में पाई नहीं होती उनमें अगर इस तरह का र लगाते हैं तो अब ट में अगर मैं इस तरह से र लगाऊं तो ये हलन सा लगता है। इस भ्रम को मिटाने के लिए नए को नया रूप दिया गया इस तरह से। तो ध्यान दें ये र और ये र दोनों एक ही है, ये र और ये र दोनों क्या है एक ही है। इस र का प्रयोग बिना पाई वाले वर्णों में किया जाता है और इस र का प्रयोग पाई वाले वर्णों में किया जाता है। अगर यहाँ पे ये र आधा है तो फिर ये भी आधा ही है और ये आधा है तो फिर ये भी आधा ही है। दोनों र क्या हो गए एक ही हो गए। अब बात आई आपके कि कौन सा स्वर रहित है और कौन सा स्वर सहित है। तो ध्यान दें स्वर रहित और स्वर सहित की बात करें, ज्यादा इनमें उलझने की जरूरत नहीं। एक अपनी मनोवैज्ञानिक चीज दिमाग में रखें, एक फैक्ट दिमाग में रखें कि आपका वजन 50 किलो है और आप 30 किलो वजन आसानी से उठा पाएंगे या 70 किलो वजन आसानी से उठा पाएंगे। तो सीधी सी बात है 30 किलो वजन आसानी से उठा पाएंगे, क्योंकि आधार जो मजबूत होगा ऊपर से क्या होगा हल्का होगा, तो वो चीज मजबूत रहेगी। ध्यान रखें जो वर्ण नीचे हैं वो सदैव पूरे रहेंगे, जो वर्ण नीचे हैं
वो सदैव पूरे रहेंगे, और जो वर्ण ऊपर है वो सदैव हल्के रहेंगे। हम 50 किलो की, अगर हम मान लीजिए कि जा रहे हैं, 30 किलो वजन लेके आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वेट 50 किलो है। तो जो नीचे है वो ऊपर वाले से मजबूत है। अगर 50 किलो वजन है और उसको 200 किलो वजन देते तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो उसी तरह से एक ये रई की बात नहीं, आप कोई सा भी वर्ण ले लीजिए। आपको जैसे वर्ण दे दिया गया, लिख दिया गया कि बुद्धि, आपको ये पूछ लिया गया द और ध, इनमें से पूरा वर्ण कौन सा है? तो जो वर्ण नीचे वो सदैव क्या रहेगा? पूरा रहेगा। यहाँ ध पूरा है और द क्या है? आधा है, भले ही ध को आधा लिखा गया हो। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ये र नीचे लिखा गया है तो ये र पूरा है और क क्या है? आधा है। तो ध्यान रखें, ये क आधा और र पूरा। इसी तरह से ये र और ये र दोनों एक ही है, सिर्फ पाई का अंतर है। तो ध्यान रखें, इसमें भी त आधा और र पूरा। लेकिन यहाँ देखिए आप, र ऊपर लिखा गया है तो यहाँ क पूरा है और र आधा है, तो इसको लिखेंगे र आधा और क पूरा। आगे बात समझ में? तो हिंदी में 4 तरह के र का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई आपकी बात र की। अब मैं, ये आपके वर्ण विचार की कक्षा है, इसी के बिंदु के साथ समाप्त होती है। अब हम आगे की कक्षाओं में संधि का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार आज आपकी जिम्मेदारी है कि जहां से हमने वर्ण विचार पढ़ना शुरू किए, वहां से लेकर इस बिंदु तक, आखिरी र तक, ध्यान रखें, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बाद, आखिरी र तक आप इस बिंदु को पढ़कर तैयार रखें। संधि बिना नियमों के और बिना किसी नियमों के अंगुली देखिए आपको संधि पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम ये बहुत बार ऐसा होता है जब प्रतियोगी परीक्षाओं में हम जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे उदाहरण आता है ये कौन सी संधि का, फिर कहते हैं संधि का ये 7वां नियम है या 5वां नियम है। ऐसी स्थिति आपके सामने अब नहीं आने वाली है। अगर आपने वर्ण विचार अच्छे से पढ़े तो ये वर्ण ऐसा लगेगा आपको मानो वर्ण विचार ही मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि आप संधि पढ़ रहे हैं। क्या लगेगा आपको? कि हम वर्ण विचार ही पढ़ रहे हैं। इसी फैक्ट के माध्यम से हम संधि पढ़ेंगे बिना किसी नियमों के, सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक प्रयोग जब हम शब्दों का करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, आप खुद समझोगे कि हाँ इस शब्द का हम गलत प्रयोग करते हैं, संधि नहीं है, ये हमारा प्रयोग गलत है। तो इस तरह से हम संधि को आगे अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।